देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, टू पैरेलल रनिंग सिंक्रोनस जनरेटर्स, पैरेलल कनेक्शन से क्वेश्चन है, टू पैरेलल रनिंग सिंक्रोनस जनरेटर्स हैव एन ईएमएफ ऑफ 1000 वोल्ट, हैव एन ईएमएफ ऑफ 1000 वोल्ट का ईएमएफ दिया उसने पर फेज। द पर फेज सिंक्रोनस इम्पिडेंसेस आर, जो पहला इम्पिडेंस दिया है मतलब पहले अल्टरनेटर का, उसका वैल्यू दिया है 0.1 + j2 ओम, और सेकंड अल्टरनेटर का इम्पिडेंस दिया है 0.2 + j3.2 ओम, 0.2 + j3.2 ओम, बिल्कुल सही है। दे सप्लाई अ लोड इम्पिडेंस ऑफ ZL = 2 + j1, ठीक है। और आगे पूछ रहा है कि फाइंड द नो लोड सर्कुलेटिंग करंट फॉर फेज डाइवर्जेंस ऑफ 10 डिग्री इलेक्ट्रिकल, फॉर फेज डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट 10 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से, आप लोग उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर जाओगे। गिवन क्या है वो लिख लीजिएगा, गिवन क्या है, अल्टरनेटर्स दिए, अल्टरनेटर्स, पैरेलल कनेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। E1 = E2 = 1000 या 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट। एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज पर फेज एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट पर फेज, इस टाइप से होने वाला है। द पर फेज इम्पिडेंस ऑफ ZS1 = ZS2, ZS1 का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 0.1 + j2 ओम, एंड ZS2 का वैल्यू कितना है, दिस इज 0.2 + j3.2 ओम, ठीक है। इस टाइप से 0.2 + j3.2 ओम। दे सप्लाई लोड इम्पिडेंस ऑफ, इसका मतलब क्या, ZL का जो वैल्यू दिया है लोड इम्पिडेंस इट इज 2 + j(1 ओम, इतना दिया है। और डेल का वैल्यू उसने कितना दिया है, 10 डिग्री इलेक्ट्रिकल दिया है, क्या दिया है, 10 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपन उसका पहले सर्किट डायग्राम बना लेते किस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो देखिए भाई ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, देखिए अल्टरनेटर 1 होगा, ये उसका इम्पिडेंस और ये उसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे अल्टरनेटर 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे अल्टरनेटर 2 आएगा, और ये आएगा उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास रहेगा लोड इम्पिडेंस, तो ये रहेगा, ये रहेगा आपके पास यहाँ पे, अरे ठीक है सही है, ये बनेगा आपके पास क्या, दिस विल बी नथिंग बट लोड, क्या बनेगा, लोड बनेगा, ठीक है। तो लोड का इम्पिडेंस कितना दिया उसने, दिस इज 2 ओम, दिस इज j1 ओम, ठीक है। ZS1 के वैल्यूज अगर देखा जाए तो दिस इज 0.1 ओम एंड दिस इज j(2 ओम, 0.1 ओम एंड दिस इज व्हाट j(2 ओम। सिमिलरली इसके अगर मैं बात करूँ तो दिस इज 0.2, नहीं 3.2 है एक्चुअली, j3.2, दिस इज 0.2 ओम। इसका वैल्यू होगा 1000 एट एन एंगल 0 डिग्री, और इसका रहेगा 1000 एट एन एंगल 10 डिग्री, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, 1000 एट एन एंगल 10 डिग्री, इस टाइप से। अब उसने जो कंडीशन बोला, कंडीशन कौन सा बोला उसने, एट नो लोड बोला है, क्या बोला, एट नो लोड। बट जब मैं नो लोड की बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो लोड होगा, लोड कनेक्टेड होगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो लोड में करंट जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसको कनेक्टेड भी रहने दिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया तो क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको KVL अप्लाई करना है, क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। देख लेते कि KVL अप्लाई करने के बाद करंट कैसे आ जाएगा, और ये जो करंट फ्लो होगी आपके पास यहाँ से, दिस विल बी व्हाट IC, दिस विल बी व्हाट IC, सर्कुलेटिंग करंट होगी आपके पास ये। तो IC का वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, IC इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, एक्चुअली फेजर से दिस डिवाइडेड बाय ZS1 प्लस व्हाट ZS2। तो E1 का वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज 1000 एट एन एंगल 0 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, E1 है ना, दिस इज 1000 एट एन एंगल 10 डिग्री माइनस 1000 एट एन एंगल 0 डिग्री,
दिस डिवाइडेड बाय Z1 का वैल्यू कितना है भाई आपके पास 0.1 प्लस J2, 0.1 प्लस J2 प्लस जो Z2 उसका वैल्यू कितना है, दिस इज 0.2 प्लस J, 0.2 प्लस J टाइम्स ऑफ 3.2 इस टाइप से। तो देखिए अगर मैं ऊपर से अगर मैं 1000 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो बन जाएगा आपके पास 1 एट एन एंगल 10 डिग्री माइनस 1 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इस टाइप से। और जो नीचे अगर देखा जाए तो नीचे देखिए 0.3 प्लस J 5.2 क्या बन जाएगा, 0.3 प्लस J 5.2 बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा आपके पास है। तो किस टाइप से सॉल्व करोगे फिर इसको भी, बस नॉर्मल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल अलग अलग कर लीजिएगा। और ऊपर में भी देखिए किस टाइप से आप कर सकते हो। जो न्यूमरेटर बनेगा आपके पास यहाँ पे देखिए किस टाइप से बनेगा, दिस इज 1000 कॉमन आने के बाद इसको मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, cos 10 प्लस J sin 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो टर्म है उसका भी एंगल और मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, 0.3, 5.2, 5.2086, 5.2086 5.3, 4.3, 5.2 ये आ जाएगा आपके पास 5.2086 और ये आ जाएगा 86.69, कितना एट एन एंगल ऑफ 86.69 डिग्री इस टाइप से आ जाएगा। देखिए मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 191, देखिए IC इज इक्वल्स टू 191.988, ठीक है। और जो ये था आपके पास इसका पहले इसका भी एंगल और मैग्नीट्यूड पता कर लेता हूँ मैं, तो ये भी बन जाएगा आपके पास cos 10 माइनस 1, ये बन जाएगा आपके पास, देखिए ये बनने वाला है माइनस 0.05159 या 151 प्लस J sin 10 ये बन जाएगा 0.173, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका एंगल 1 एट एन एंगल ऑफ 86.69 डिग्री, ठीक है, दिस इज 191.988 मल्टीप्लाई बाय इसका एंगल और मैग्नीट्यूड पता कर लेता हूँ मैं, देखिए इसका एंगल और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, माइनस 0.0152 कॉमा 0.173, ये आ जाएगा आपके पास 0.173 एट एन एंगल ऑफ, इसका एंगल आ रहा है 95.02, क्या 95.02, और जो नीचे वाला एंगल है उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो बन जाएगा माइनस 86.69, क्या बन जाएगा 86.69 इस टाइप से बन रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 191.988, ये बन जाएगा 33.34 एट एन एंगल ऑफ 95.02 माइनस 86.69, 95.02 माइनस 86.69, तो इसका एंगल बन रहा है आपके पास 8.33। तो अपन को उसने उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका 33.34, ठीक है, ये जगह उसका IC का मैग्नीट्यूड। और अगर आपको एंगल भी पता करना है तो क्या एंगल तो दिया ही है आपके पास 8.33, और अगर उसमें और थोड़ा एनालिसिस करना है तो 33 मतलब डायरेक्टली cos 8.33 प्लस J sin 8.33 वहाँ से भी जा सकते हो। मेरे पास जो उसका आंसर दिया है भाई, उसका आंसर कितना दिया है, बिल्कुल सही है, 33.5 आंसर दिया है उसका, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, अभी इसको कल जाके वो क्या बोलेगा पता है क्या, जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो बोलेगा कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग करंट। अभी तो एक्चुअली यहाँ पे पैरेलल लोड ट्रांसफर की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बहुत पावर सिस्टम दिया होता है उसमें जब ये मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम है या इनफाइनाइट बस है कि जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स पैरेलल में ऑपरेट करे, तो उस टाइम पे बोल देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग करंट वगैरह, ऐसे कुछ भी बोल सकता है आपको, ठीक है। तो इसको भी सिंक्रोनाइजिंग करंट बोल सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो कुछ पॉइंट्स पूछेंगे तो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि सर्कुलेटिंग करंट जो होगा इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर अल्टरनेटर अपन उसको क्या बोलते थे, सर्कुलेटिंग करंट को अपन बोलते थे सिंक्रोनाइजिंग करंट। तो बड़ा बात समझ में किस स्टेप से अपन को करना है,
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए भाई, बात करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने जो बोला है 26600 वोल्ट स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर्स, क्या बोला है 26600 वोल्ट स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर्स ऑपरेट्स अल्टरनेटर्स इन पैरेलल सप्लाई द फॉलोइंग लोड, सप्लाई द व्हाट फॉलोइंग लोड को सप्लाई कर रहे हैं। देखिए आपके पास अलग अलग लोड दिए, इसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर दे रखे हैं उसने। आगे उसने बोला जो लोड 1 दिया है उसने बोला 400 किलोवाट का, उसका पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी पावर फैक्टर है। जो लोड 2 दिया है उसका पावर फैक्टर वैल्यू दिया है उसका 300 किलोवाट का लोड है और उसका पावर फैक्टर है 0.8 लगी। जो लोड 3 दिया उसका लोड 3 का एक्टिव पावर दिया 400 किलोवाट और पावर फैक्टर दिया 0.85 लगी। जो लोड 4 दिया है इसका वैल्यू दिया उसने 800 किलोवाट एंड पावर फैक्टर दिया 0.7 लगी, 0.7 लैगिंग। One alternator supplies an armature current of IA equals to 100 ampere at cos phi equals to 0.90 lagging. Determine the output current and power factor of second alternator. ठीक है, सबसे पहले देखिए उसने जो दिया है ना उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से अपन बात कर लेते हैं। जो लोड दिया ना सारे लोड्स का एक्टिव और रिएक्टिव पावर अपन को पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, सारे लोड्स का अपन को एक्टिव और रिएक्टिव पावर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिस इज लोड 1। ठीक है, तो इसका अपन देखिए भाई क्या पता करने वाले, लोड 1 का एनालिसिस जब करेंगे तो उसका एक्टिव पावर, लोड 1 का पहले ऐसा करते हैं। तो लोड 1 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए लोड 1 का एक्टिव पावर कितना है, PL इज इक्वल्स टू 400 किलो। इसका पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, cos phi इज इक्वल्स टू 1, मतलब phi इक्वल्स टू 0 डिग्री, phi इक्वल्स टू व्हाट 0 डिग्री। तो इसका जो रिएक्टिव पावर आएगा लोड 1 का डेट इज 0 के बार। जो एसएल का वैल्यू आएगा डेट इज इक्वल्स टू व्हाट पीएल विच इज इक्वल्स टू 400 किलोवाट। ठीक है, इस टाइप से। तो लोड 2 की जो बात चलेगी, लोड 2 देखिए किस टाइप से पावर सप्लाई करेगा आपको। सेकंड लोड 2 का एक्टिव पावर कितना, पीएल इज इक्वल्स टू 300 किलोवाट। ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर लगेगा ना। सो cos phi इज इक्वल्स टू लोड 2 का इस टाइप से 0.8 लैगिंग। सो phi L2 इज इक्वल्स टू 36.86 डिग्री। QL2 इज इक्वल्स टू PL2 multiplied by 10 of phi L2, this is 300 multiplied by, इसको अगर देखा जाए तो दिस वुड हैव बीन, एक सेकंड, इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है, दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मेरे पास। टू 25 आ रहा है शायद उसका आंसर, 225। फाइंड करके देखते हैं इसको कि ये बचाएगा 300 डिवाइडेड बाय 0.8, इसका स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, 225। सेकंड जो लोड है उसका रिएक्टिव पावर कितना आ रहा है, 225 kVAR, और उसका एक्टिव पावर कितना है, एक्टिव पावर दिया उसका kVAR। ये याद रखना क्योंकि यही लगेगा अपन को जब अपन उसका आगे एनालिसिस करेंगे तब। एक्टिव रिएक्टिव पावर, क्योंकि सभी के एक्टिव पावर ऐड करेंगे, सभी के रिएक्टिव पावर ऐड करेंगे। सिमिलरली बात करता हूँ मैं सेकंड थर्ड लोड की। थर्ड लोड देखिए उसने क्या दिया, जो तीसरा लोड दिया है, जो लोड नंबर 3 दिया उसने, उसमें देखिए क्या बोला है, उसका उसने एक्टिव पावर कितना दिया है, PL3 जो दिया है इट इज 400 किलोवाट। कितना दिया है, 400 किलोवाट। कॉस ऑफ phi L3 कितना दिया है, दिस इज इक्वल्स टू 0.85 लैगिंग। phi L3 का जो वैल्यू दिया है 31.85 के आसपास या 78 डिग्री ऐसा कुछ आएगा।
0.85 31.78 डिग्री, बिल्कुल सही। ये आपको याद रहने चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसमें जो QL3 जो आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू PL3 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5L3, तो बन जाएगा आपके पास क्या बनेगा ये 400 बिल्कुल सही मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 31.78 डिग्री। ये देखिए कितना बनने वाला आपके पास, 247.89 या 248 भी लिखा जा सकता है। और दूसरे तरीके से अगर उसको फाइंड किया जाए तो दिस इज 10 ऑफ 31.78 डिग्री 247.8 के बार ये आ जाएगा लोड 3 का रिएक्टिव पावर, ठीक है। बात करता हूं अब मैं लोड 4 के बारे में। लोड 4 के बारे में क्या दिया उसने, लोड 4 के बारे में उसने बोला है कि PL4 जो है उसने एक्टिव पावर दिया है 800 किलोवाट। कितना दिया है 800 किलोवाट। इसके बाद उसने उसका जो cos फाई का वैल्यू दिया है cos फाई L4 इज इक्वल्स टू 0.8 लैगिंग 0.7 एक्चुअली, ठीक है। एंड इसका जो एंगल आएगा cos इनवर्स ऑफ 0.7 44 के आसपास आएगा 45.57 फाई L4 इज इक्वल्स टू 45.57 डिग्री। QL4 is equals to PL4 multiplied by 10 of phi L4. This is equals to 800 multiplied by 10 of 45.57. This will be 816.16 kVAR. This is equals to what QL4। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जो टोटल डिमांड है उस डिमांड को इक्वेट करना पड़ेगा टोटल लोड के साथ, सॉरी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, वहां से अपन को मिल जाएगा। पहले अपन बात करें तो टोटल डिमांड कितने आने वाले, देखिए टोटल जो डिमांड होगी आपके पास ये होगा HD विच इज इक्वल्स टू व्हाट PD प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QD। टोटल PD क्या आ जाएगा, टोटल PD विल बी इक्वल्स टू PL1 प्लस PL2 प्लस PL3 प्लस व्हाट PL4, या आप उसका ऐसा भी लिख सकते हैं PD1 प्लस PD2 प्लस PD3 प्लस PD4, लेकिन मैं PL यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल लोड इज इक्वल्स टू PL प्लस जो टाइम्स ऑफ QL मतलब SL इज इक्वल्स टू दिस, जो आपको अच्छा लगे वो। डिमांड से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, इसके लिए मैं उसको डिमांड लिखा हूँ, ठीक है। देखिए सारे के सारे एक्टिव पावर के जितने भी लोड मतलब वो लोड ऐड करते हैं 400 प्लस दिस इज 300 प्लस 400 प्लस 800, ये बन जाएगा 16 प्लस 10 19, तो ये बन जाएगा 1900 किलोवाट एक्चुअली। ये आ जाएगा टोटल एक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाय द लोड या टोटल एक्टिव पावर डिमांड। टोटल जो QD आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू QL1 प्लस QL2 प्लस QL3 प्लस QL4, तो आ जाएगा पहला जो है उसका तो पावर 0 है, दूसरा जो है उसकी रिएक्टिव पावर डिमांड है 225, जो तीसरा है उसका डिमांड है 247.8, जो चौथा है उसका रिएक्टिव पावर का डिमांड है 816.16। तो देखते हैं कि भाई इसकी रिएक्टिव पावर की जो डिमांड आएगी कितनी आने वाली है। इसको जो रिएक्टिव पावर की डिमांड होगी दिस विल बी 225 प्लस 247.8 प्लस 816.16, ये आ रहा है 1288.96 1288.96 kVAR। तो इसका मतलब क्या, जो आपके पास टोटल जो डिमांड है HD कितना आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 1900 किलोवाट प्लस J टाइम्स ऑफ 1288.96, ये आ जाएगा टोटल लोड का डिमांड। ये क्या होगा आपके पास टोटल लोड का डिमांड, दिस इज इन व्हाट KV, दिस इज इन व्हाट KV, इस टाइप से। अब आपके पास ऐसा ही क्या लिखना पड़ेगा आपको,
हाँ टोटल सप्लाई लिखना पड़ेगा, टोटल सप्लाई साइड रिएक्टिव पावर, दिस विल बी टोटल पी एस प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ क्यू एस, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। और पी एस जो बनेगा आपके पास, पी एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पी एस विल बी इक्वल्स टू एक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर 1 प्लस व्हाट एक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर 2। सिमिलरली जो आपके पास क्यू एस बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट Q1 प्लस व्हाट Q2, मतलब क्या रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर 1 प्लस व्हाट रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर 2, क्योंकि दोनों मिलके सप्लाई करने वाले दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 होते 4 होते तो आप क्या लिखते हैं, एक्टिव पावर पी एस इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, रिएक्टिव पावर को क्या लिखते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस टाइप से लिखते हैं। तो देखिए मेरे पास सिर्फ उसने अल्टरनेटर 1 के बारे में उसने मेंशन किया, तो उसका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पता चलेगा अपन को। अल्टरनेटर 1 के लिए उसने क्या बोला है, फॉर अल्टरनेटर 1, देखिए उसने जो दिया है वहां से मैं बात करूंगा, फॉर अल्टरनेटर 1। सो फॉर अल्टरनेटर 1 उसने जो वोल्टेज जो दिया है उसने दोनों के लिए पैरेलल में तो 6600 वोल्ट होगा। जो करंट दिया है उसने वो कितना दिया, आर्मेचर करंट दिस इज 100 एम्पियर, और जो उसने कॉस फाई दिया है कितना दिया है, 0.9 लैगिंग दिया है शायद। तो देख लेते हैं भाई कि उसका पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर दोस्तों दिया 0.9 लैगिंग 100 एम्पियर एंड 6600 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं उसका एक्टिव रिएक्टिव पावर पता करता हूँ। सो P1 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL मल्टीप्लाई बाय IL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस ऑफ फाई, ठीक है। ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 6600 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये बनेगा 6600 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय √3, ये बनेगा आपके पास 1028.83 किलोवाट, 1028.83 किलोवाट, दिस इज P1। एंड जो Q1 बनेगा, Q1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, P1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ phi1, तो बनेगा 1028.83 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ phi1 का वैल्यू कितना है भाई, 0.9, देखिए 0.9 मतलब 25.84 एंगल आ जाएगा उसका, ठीक है। सो दिस विल बिकम 25.84 डिग्री। यहाँ से जो आपके पास Q1 है जो रिएक्टिव पावर सेंड किया, देखिए कितना आ जाएगा, दिस विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय 10 और 25.84, ये आ जाएगा आपके पास 498.246, क्या आ जाएगा 498.246 kW, क्या जाएगा kW आ जाएगा, क्योंकि ये किलोवाट में है ना तो ये आ जाएगा kW में। यहाँ से आपके पास अल्टरनेटर 1 का एक्टिव पावर आ गया, रिएक्टिव पावर आ गया। अल्टरनेटर 2 का क्या, देखिए कैसे फाइंड करेंगे फिर अपन अभी। देखिए वी नो डैट लिखेगा उसमें कि वी नो डैट एक्टिव पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू एक्टिव पावर रिसीव्ड, सिमिलरली एक्टिव पावर रिसीव्ड बाय, मतलब दोनों को ये करना है, सप्लाई एपरेंट पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू एपरेंट पावर रिसीव्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली उसको लिख सकता हूँ कि सप्लाइड एपरेंट पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू व्हाट, एपरेंट पावर रिसीव्ड, दिस विल बी रिटन एज अ P1 प्लस P2 plus j times of Q1 plus Q2, this is equals to what, PD plus what, j times of QD। तो equating what real parts, hence equating real parts we will get P1 plus P2 is equals to what, PD। देखिए PD कितना मिलने वाला, P1 P2 P1 कितना मिलने वाला, P1 का वैल्यू कितना है, दिस इज 1028.83 प्लस P2 इज इक्वल्स टू PD का वैल्यू 1900, तो यहाँ से जो P2 का वैल्यू मिलेगा डेट विल बी 1900 माइनस 1028.83, इसका वैल्यू आने वाला आपके पास 871.17 किलोवाट, ये आ जाएगा अल्टरनेटर 2 ने सप्लाई की हुई एक्टिव पावर, ठीक है इतना। सिमिलरली इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स, तो आपके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2, दिस इज इक्वल्स टू QD, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, QD। Q1 का वैल्यू है 498.246 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू, QD की डिमांड कितनी, टोटल जो डिमांड है QD की, दिस इज 1288.96, 1288.96। तो यहाँ से जो Q2 का वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बी 1288.96 माइनस 498.246, दिस इज 790.714 kW, ये आ जाएगा व्हाट, Q2 का वैल्यू, क्या आ जाएगा Q2 का वैल्यू। बात समझ में आ गई।
तो टोटल क्यूटी की मतलब जो टोटल अल्टरनेटर की जो रेटिंग होगी वो देखिए अगर मैं बात करूँ उसके तो कितना आ जाएगा. सो S2 इज इक्वल्स टू P2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ Q2. टोटल अल्टरनेटर 2 के लिए बात चल रही है. P2 का वैल्यू कितना था? दिस इज 871.17. क्या है? दिस इज नथिंग बट 871.17 प्लस J टाइम्स ऑफ Q2 का वैल्यू कितना? दिस इज 790.714. तो देखते हैं कि यहाँ से देखिए S2 का वैल्यू कितना आने वाला है. दिस विल बी 871.17 कॉमा 790.714. दिस इज 1176.50 या 5.50 लिखा है 505 एट एन एंगल ऑफ 42.228. ठीक है. तो इसका जो पावर फैक्टर एंगल आएगा एक्चुअली दिस विल बी cos ऑफ 52 इज इक्वल्स टू cos ऑफ 42.228. दिस विल बी cos of 42.228. This will be 0.7404 लैगिंग. और यहाँ से उसने करंट के बारे में भी पूछा था कि अल्टरनेटर 2 का करंट और पावर फैक्टर पूछा था. तो अल्टरनेटर 2 का देखिए करंट क्या आ जाएगा? दैट विल बी नथिंग बट S2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL मल्टीप्लाई बाय व्हाट IL2. S2 का वैल्यू कितना आपके पास? दिस इज 1176.51 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 66. दिस इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 6600 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय IL2. यहाँ पे जो IL2 का जो आपके पास वैल्यू आएगा मैं उसको फाइंड करता हूँ. ठीक है. आई होप कि शायद आपको दिख रहा होगा. तो अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है मैं ऊपर लिखता हूँ चाहे तो उसको. S2 is equals to √3 times of VL multiplied by IL. ये दिख जाएगा ना? ठीक है. So IL2 is equals to S2 divided by √3 multiplied by VL. S2 का वैल्यू है 1176.51 multiplied by 10 का पावर 3 divided by √3 multiplied by 6600. तो यहाँ से जो आपके पास IL2 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, IL2 मतलब आर्मेचर करंट ऑफ अल्टरनेटर 2 ऐसे ही होगा. उसका मतलब 1176.51 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 6600 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय √3. ये आ जाएगा 102.917 एम्पियर. दिस इज द करंट ऑफ व्हाट अल्टरनेटर. तो इस टाइप से आपको ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा. देखने में लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं, बस एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है. इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं. मेरे पास जो उसके आंसर दे रखे भाई, आंसर बिल्कुल सही है कि जो अपन ने फाइंड किया है, जो फाइंड किया अपन ने 102.94 उसने 103 एम्पियर दिया है और पावर फैक्टर एंगल उसने दिया 0.74 लैगिंग. तो अपन का कितना है पावर फैक्टर एंगल? अपन का पावर फैक्टर एंगल आया मेरे हिसाब से कितना है, वो है अपन के पास 0.704. बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला आपने. ठीक है. लगेगा देखने के लिए बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. ठीक है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने? हाँ, 2 आइडेंटिकल 3 फेज अल्टरनेटर. हाँ, दो कैसे आइडेंटिकल दिए उसने. 2 आइडेंटिकल 3 फेज अल्टरनेटर आर कपल्ड इन पैरेलल एंड सप्लाई अ लोड ऑफ 1600 किलोवाट at 11 kV at a power factor of 0.9 लैगिंग. उसका कहना है कि दो अल्टरनेटर दो पैरेलल में कनेक्टेड है, बोथ आर सप्लाइंग अ टोटल लोड ऑफ 1600 किलोवाट एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग. ईच मशीन सप्लाइज हाफ द रेटेड पावर. दोनों मशीन कैसे पावर सप्लाई कर रहे हैं? हाफ द रेटेड पावर. 1600 किलोवाट है तो 800 किलोवाट ये वाला सप्लाई करेगा एक और दूसरा 800 किलोवाट से सप्लाई करेगा. द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ ईच मशीन इज 50 ओम पर फेज. सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया है and resistance is 2.5 ohm per phase. The field excitation of first machine is adjusted so that armature current is 50 ampere. Determine the current of second alternator. उसका second alternator का current पूछा है, power factor पूछा है second alternator का, at which each machine is working. दोनों machine का power factor उसने पूछा है, and generated voltage of the first alternator. हाँ, तो क्वेश्चन आसान है, बस उसको थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करना, मतलब गलती ना हो पाए. सबसे पहले देखिए मैं क्या बात करूंगा. गिवन क्या है? अल्टरनेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल आप लिख लीजिएगा.
उसने जो लोड दिया है, लोड के बारे में बात करता हूँ, लोड कितना दिया है, पी एल इज इक्वल्स टू 1600 किलोवाट। लोड का पावर फैक्टर जो उसने दिया है, इट इज गिवन अस 0.9 लैगिंग, फाई एल इज इक्वल्स टू 25.84 डिग्री। ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो अगर मैं सपोज अगर इसको बात करूँ तो कितना आ जाएगा पावर का, इसका करंट अगर मैं बात करूँ, पी एल इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय वी एल आई एल कॉस फाई एल, कॉस फाई ऑन लिया। तो लोड का पावर फैक्टर एक्चुअली लाइन इन दोनों के बीच का ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोड का पावर फैक्टर है। ठीक है, ये कॉस ऑफ फाई एल क्या इंडिकेट करा, दिस इज अ लोड पावर फैक्टर। ये तो आप बोलोगे कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दोनों के बीच का एंगल, ऐसा नहीं होता, फेज वोल्टेज और फेज के बीच का एंगल होता है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना दिया 11 के, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय करंट दिया उसने, करंट नहीं दिया ना, करंट पता करना है, आई एल मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई एल 0.9, और ये कितना दिया है 1600 किलोवाट, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आई एल का वैल्यू देखते हैं क्या आने वाला है। तो जो यहाँ से जो आई एल का जो वैल्यू आएगा डेट विल बी 1600 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय √3, 83.97, एक्चुअली आई थिंक गलत हो गया, 1600 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय √3, में 0.9 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, 93.30, 93.30 एम्पियर। ठीक है, ये आ रहा है लोड का करंट। ठीक है, और अगर मैं लोड के करंट को लिखूँ तो वोल्टेज तो अपने आप ऑब्वियसली मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ, तो जो करंट आएगी आपके पास लोड की, डेट इज इक्वल्स टू IA1 फेजर, दोनों अल्टरनेटर की करंट जो मिलके वही तो लोड की करंट बनेगी आपके पास, I2 फेजर, और ये भी क्या होगी, फेजर करंट होगी। IL का जो वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल्स टू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और एंगल, मैग्नीट्यूड उसका 93.30 एट एन एंगल, 93.30 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, ये वाला एंगल आ जाएगा -25.84 डिग्री, दिस विल बी व्हाट करंट, दिस विल बी व्हाट करंट। इस टाइप से होगा। उसने बोला क्या है, ईच मशीन सप्लाइज हाफ द रेटेड लोड, ईच मशीन सप्लाइज व्हाट, हाफ द रेटेड लोड। तो मैं एक बात करूंगा फॉर मशीन 1 या फॉर अल्टरनेटर 1 में लिख रहा हूं, फॉर अल्टरनेटर 1, ठीक है, ईच मशीन सप्लाइज हाफ द रेटेड लोड, हेंस P1 इज इक्वल्स टू 1600 divided by 2 is equals to 800 किलोवाट, दिस मच अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर विल बी सप्लाइड बाय व्हाट, अल्टरनेटर 1। ठीक है बेटा, इस टाइप से होगा। और उसने अल्टरनेटर 1 के बारे में क्या बोला है, उसने उसका करंट भी बोला है, कितना बोला है, 50 एम्पियर बोला है। ठीक है, आपके पास उसका वोल्टेज तो होगा ही, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों का वोल्टेज कितना होगा, 11 kV, इसका भी और जो पैरेलल में दूसरा होगा, सभी का पैरेलल में जितने भी कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सही है। तो देखिए अपन इसका पावर फैक्टर निकाल लेंगे, तो इसका पावर फैक्टर किस टाइप से आएगा, इसका जो पावर फैक्टर आएगा आपके पास, दिस विल बी P1 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL मल्टीप्लाई बाय IL मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई। ठीक है, इस टाइप से, चाहे तो मैं इसको I1 लिखता हूँ, मतलब आर्मेचर करंट ऑफ दी, या लो, ठीक है, आर्मेचर करंट ही बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है, IA1 बोलता हूँ, एंड दिस इज द लाइन करंट ऑफ दी अल्टरनेटर 1। तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 11 kV, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ऑफ फाई 1 का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है भाई। ठीक है, जो दोनों हैं उन दोनों का देखते हैं कितना आ रहा है करंट, 11 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय √3, 0.8397 कितना आ रहा है, दिस इज 0.8397 लाख। और फाई 1 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, डेट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ दिस, उसका एंगल आएगा 32.88 डिग्री, कितना आ रहा है 32.88 डिग्री, ये आ रहा है उसका फाई 1 का वैल्यू। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, ये आ रहा है फाई 1 का वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से। तो इसकी जो करंट आएगी एक्चुअली अल्टरनेटर 1 की, IA1 इज इक्वल्स टू 50 एट एन एंगल ऑफ, ए फेजर है, दिस इज इक्वल्स टू 32.88 डिग्री स्टेप्स। अगर आप देखो तो देखिए इसमें से आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने डायरेक्टली उसको लैगिंग कैसे लिख दिया, आर्मेचर करंट को आपने डायरेक्टली लैगिंग कैसे लिख दिया। एक बात देखिएगा, उसने बोला क्या है, द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट मशीन इज एडजस्टेड सच दैट आर्मेचर करंट इज 50 एम्पियर लैगिंग।
अब उसने बोल दिया कि भाई 50 एम्पियर है, लैगिंग उसने बोल दिया है, तो लैगिंग से क्या पता चलेगा? ऑब्वियस है ना कि नेचर ऑफ एक्साइटेशन विल बी व्हाट, नेचर ऑफ एक्साइटेशन विल बी व्हाट, अंडर एक्साइटेशन होगा। ठीक है, अंडर एक्साइटेशन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव पावर है दैट विल बी लैगिंग रिएक्टिव पावर। लैगिंग रिएक्टिव पावर मतलब एंगल कैसा होगा आपके पास? लैगिंग नेचर का होगा। आप सवाल आ सकता है बिल्कुल डेफिनेटली, इसके लिए मैंने उसको कैसे बता दिया, लैगिंग नेचर का एंगल बता दिया। बात समझ में आ गई? उसने देखिए इसके करस्पॉन्डिंग उसने ईएमएफ जनरेटेड भी पूछा है, तो इसका ईएमएफ कितना जनरेट होगा। ठीक है, दोनों का अल्टरनेटर का रिएक्टेंस भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है, तो देखिए किस टाइप से फाइंड करोगे। वी फेज पहले निकाल लेता हूँ, दिस विल बी L1 kV अपॉन वॉट √3, तो ये आ जाएगा 6351 वोल्ट। ठीक है, एक्सेस का वैल्यू उसने दिया है 50, कितना दिया है? 50 ओम दिया है ना, 50 ओम, बिल्कुल सही है। एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस जो उसने दिया है RA, उसका वैल्यू कितना दिया है? दिस इज इक्वल्स टू 2.5 ओम पर फेज, बिल्कुल सही है। तो अगर आपको EF पता करना है तो EF कैसे पता करोगे? EF इज इक्वल्स टू VT का VT cos phi अल्टरनेटर से ना, लैगिंग पावर फैक्टर पे तो प्लस आएगा, IA इसका स्क्वायर प्लस VT sin phi प्लस IA एक्सेस, इस टाइप से। देखिए साइन कॉस फाई का वैल्यू इतना है, मैं साइन फाई का वैल्यू भी पता कर लेता हूँ क्या आएगा, मतलब अपन को थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे पता करना। तो जो साइन फाई आएगा, साइन ऑफ 32.88 डिग्री, ये आ जाएगा 0.543 आ जाएगा साइन का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपन उसका वैल्यू पता कर लेते हैं, उसका वैल्यू कितना आने वाला है। इसका जो वैल्यू आएगा भाई आपके पास 6351 मल्टीप्लाई बाय 0.8397 प्लस आर्मेचर करंट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस दिस इज 6351 मल्टीप्लाई बाय 0.543 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो उसको अपन फाइंड करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आने वाला है। तो ये आ जाएगा 6351 मल्टीप्लाई बाय 0.8397 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इसका स्क्वायर प्लस 6351 मल्टीप्लाई बाय 0.543 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, दिस इज 8073.09 क्या रहा है? दिस इज 8073.09 वोल्ट। ये आ रहा है क्या? EMF। ये आ रहा है पर फेज वैल्यू। अगर उसके लाइन वैल्यू देखी जाए तो ये आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय √3 13.983 kV, ये आ रहा है उसका लाइन वोल्टेज। किसके लिए? अल्टरनेटर 1 के लिए। तो देखिए अल्टरनेटर 1 का पावर फैक्टर क्या होगा? इसका पावर फैक्टर होगा भाई ये वाला रहेगा, उसका पावर फैक्टर 0.8397। इसका करंट कितना होगा? करंट होगा ये वाला। ठीक है, इस टाइप से। तो अल्टरनेटर 1 के लिए जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं किसके लिए? अल्टरनेटर 2 के लिए। तो देखिए अल्टरनेटर 2 के लिए क्या बात करते हैं, देखिए किस टाइप से बात करेंगे। अल्टरनेटर 2 हेडिंग डालिएगा फॉर अल्टरनेटर 2। अल्टरनेटर 2 के लिए देखिए क्या देखने को मिलने वाला है। अल्टरनेटर 2 के लिए देखिए अल्टरनेटर 2 का करंट फाइंड कर लेते हैं किस टाइप से आने वाला है। तो अल्टरनेटर 2 का करंट क्या आ जाएगा? IA2 इज इक्वल्स टू IL1 माइनस IL1, सॉरी IL माइनस IL1 या IA1 कर देता हूँ मैं इसको। तो देखिए ये किस टाइप से आने वाला है भाई? IL इसका वैल्यू है 93.30 एट एन एंगल ऑफ -25.84 माइनस IA1 का वैल्यू कितना है? 50 एट एन एंगल ऑफ -32.88। इस टाइप से यहाँ से आएगा आपके पास IA2 का वैल्यू। अब IA2 का वैल्यू कैसे पता करोगे आप? दिस विल बी 93.30 cos ऑफ 25.84। अब देखिए साइन ऑफ -25.84 हो तो अल्टीमेटली निगेटिव हो जाने वाला है, तो ये बन जाएगा -j 93.30 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 25.84 और ये निगेटिव है ऑलरेडी। देखिए मैं उसको लिखता हूँ 50 cos ऑफ 32.88, साइन ऑलरेडी निगेटिव बन जाएगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ
32.88 इस टाइप से बन जाएगा। तो देखिए आपको क्या पता चलेगा, अगर निगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो निगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैं देखिए इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, जो रियल पार्ट है और आप इन दोनों का एडिशन कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा। फिर 93.30 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 25.84 प्लस प्लस नहीं है, माइनस बन जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा। -50 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 32.88, इसका वैल्यू आ जाएगा 41.98। 41.98 बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इस टाइप से। और करंट के बारे में देख लेते 93, ये इमेजिनरी पार्ट वाला कंपोनेंट जो है उसके बारे में, -93.30 इंटू साइन ऑफ 25.84 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 32.88, ये बन जाएगा -13.521, -13.521 ये आ जाएगा IA2 का करंट। ठीक है, सो IA2 का देखते कि मैग्नीट्यूड और एंगल कितना आने वाला है। इसका मैग्नीट्यूड और एंगल जो आएगा भाई, डेट विल बी 41.98। ये नेगेटिव ऐसा दिखा रहा है कि करंट इज ऑफ लैगिंग नेचर की, दिस और आएगा -13.521, ये आ रहा है 44.1037, 44.1037 एट एन एंगल ऑफ -17.85 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से आपके पास IA2 का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, इसको मैं वहाँ पे लिखता हूँ 44.1037, IA2 इज इक्वल टू 44.1037, 44.1037 एट एन एंगल ऑफ -17.85, माइनस वॉट 17.85 डिग्री, इस टाइप से आने वाला है। इसके भी अगर मैं बात करूँ, देखिए इसका VL कितना होने वाला है, 11 kV। इसका पावर फैक्टर की बात करो तो कॉस, जो एंगल ऑफ करंट जो होगा, करंट का जो एंगल होगा वही आपके पास पावर फैक्टर एंगल बनेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होगी, 0 पे होगी। सो कॉस ऑफ φ2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 17.85 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू कितना बनने वाला है, दिस विल बी कॉस ऑफ 17.85 डिग्री, ये बनेगा आपके पास 0.951 लाख, इस टाइप से बनेगा। उसने इसके एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर ऐसे कुछ बोला है क्या? हाँ, नहीं भी बोला होगा तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो डायरेक्टली। tan 5 P मल्टीप्लाई बाय tan 5 वहाँ से भी आप पता कर लेना। ठीक है, अगर पूछा होगा तो। वैसे पूछा तो नहीं उसने, बस उसने क्या पूछा, डिटरमाइन द करंट एंड करंट ऑफ सेकंड अल्टरनेटर पावर फैक्टर एट ईच अल्टरनेटर एट विच ईच अल्टरनेटिव इज ऑपरेटिंग, मतलब दोनों का पावर फैक्टर। ठीक है, इसका पावर फैक्टर पता चल गया, इसका भी पता चल गया, सेकंड दोनों का पता चल गया। अब उसने पूछा है कि उसका EMF का वैल्यू क्या आ जाएगा, जनरेटेड EMF। ठीक है, जनरेटेड EMF भी पता कर लेते हैं। सो EF इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा VT cos phi, दोनों लैगिंग, ये भी लैगिंग पे, ये भी लैगिंग पे चल रहा था, क्योंकि लोड की डिमांड ही लैगिंग थी भाई। और दोनों अगर हाफ पावर प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब हाफ ऑफ पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि वहाँ से तो मतलब पता चल ही जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। प्लस ये बन जाएगा VT sin phi प्लस IA/XS, इसका स्क्वायर बन जाएगा दिस। देखिए VT cos phi का वैल्यू कितना बन जाएगा, 6351। फेज वैल्यू लेना है बेटा, गलती कर बैठोगे ना तो। पावर फैक्टर कितना है उसका, 0.951 प्लस आर्मेचर करंट इज 44.1037 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस तो 2.5 ओम है, प्लस 6351। देखिए साइन का जो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन कितना 17.85, इसका एंगल, इसका वैल्यू आएगा साइन का, डेट विल बी 0.3 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50, इस टाइप से। तो देख लेते हैं कि भाई इसका एंगल कितना, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। देखिए भाई इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा डेट विल बी 6351 मल्टीप्लाई बाय 0.951 प्लस 44.1037 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसका स्क्वायर प्लस
6351 मल्टीप्लाई बाय 6351 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट, ये आ जाएगा 7565.04 7565.04 वोल्ट। एक बार फिर से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ थोड़ा जल्दी क्योंकि मुझे लगता है कहीं पे गलती नहीं हो जाए। 6351.951 प्लस 44.1037 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इसका स्क्वायर प्लस 6351.3 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इसका स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट 7565.04। बिल्कुल सही आंसर है भाई, ये आएगा आपके पास क्या EF। ठीक है, अगर उसने पूछा होता EF लाइन कितना आएगा तो EF लाइन विल बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ EF पर फेज। ये जो भी आया पर फेज में आया क्योंकि अपन को पता है पूरा जो एनालिसिस करते हैं अपन इसका वो पर फेज में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा दिस मल्टीप्लाई बाय √3 दिस इज 13.013 kV, दिस इज व्हाट EF का लाइन वोल्टेज। अगर उसने सिर्फ बोला है ना कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज, या वोल्टेज अगर पूछा है 3 फेज सिस्टम की बात करें, फेज लाइन ऐसा कुछ पूछा नहीं है, लाइन टू लाइन RMS वोल्टेज फाइंड करोगे, फेज वोल्टेज फाइंड नहीं करोगे, RMS वोल्टेज फाइंड करोगे। कौन सी लाइन टू लाइन, और ये सब कुछ जो भी वैल्यूज अपन यूज करते हैं तो लाइन वोल्टेज ही होते हैं और RMS वोल्टेज ही होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप सबको पता रहना चाहिए। इसमें एक और बात मैं अगर बता दूं तो देखिए, अगर आप थोड़ा अगर इसमें मतलब सोचते कि सर ये सही है ये गलत है, देखिए मैंने बोला था उसने वैसे क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि दोनों अल्टरनेटर कैसा पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, बोथ द अल्टरनेटर्स आर सप्लाइंग हाफ द रेटेड पावर, हाफ द रेटेड पावर। जो एक्टिव पावर है ना दोनों की कैसे है, हाफ हाफ है। तो देखिए मैं अगर सपोज आपको अगर भरोसा नहीं तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कैलकुलेट करके देखिएगा इसका, जैसे कि ये 800 किलोवाट एक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा है, इसमें भी 1800 किलोवाट इतना एक्टिव पावर प्रोवाइड करना चाहिए। देखते कि वो प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए एक्टिव पावर प्रोवाइडेड बाय अल्टरनेटर 2 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ BL मल्टीप्लाई बाय IA2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट cos ऑफ phi2। देखते कि सही आ रहा है गलत आ रहा है, अपन यहाँ कहीं पे गलती कर रहे हैं क्योंकि पता तो चल जाए कि अपन सही है गलत है। L1 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय IA2 44.1037 मल्टीप्लाई बाय cos phi2 का वैल्यू कितना है 0.951। देखते कि यहाँ से 1800 किलोवाट आना चाहिए, सॉरी 1800 नहीं 800 किलोवाट, मैं 1800 बोल दिया था बीच में, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास उसका आंसर आ रहा है 799.114, मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है तो उसकी वजह से 799.114 आ रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि 1800 किलोवाट के आसपास आ रहा है, 800 किलोवाट के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर भी वही आ रहा है भाई 800 किलोवाट। जैसा इसका आ रहा है इसका सेम इसका भी आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा इसका मतलब समझ लेना कि आपकी कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि भाई जितना पावर प्रोवाइड किया है मतलब उतना पावर तो मिलना चाहिए। जितना सप्लाई से आ रहा है पूरा का पूरा अगर लोड तक नहीं पहुंचेगा इसका मतलब कहीं पे तो लॉस हो रहा है, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब कि आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत होगा अगर आपके ये वाले जो पैरामीटर्स अगर मैच नहीं हो पा रहे तो। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपने क्या फाइंड करना चाहिए इसमें, पता है, क्योंकि सारी चीज़ अगर मैं फाइंड कर दूँ तो तुम क्या करोगे, सही है ना। आप क्या कीजिएगा इसमें, देखिए सेकंड जो अल्टरनेटर उसके लिए डेल का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इसके लिए जो फर्स्ट अल्टरनेटर उसके लिए भी डेल का वैल्यू फाइंड करो। डेल का वैल्यू फाइंड करना इतना आसान डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। IAZS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ EF का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर माइनस 2 EF इंटू VT इंटू कॉस ऑफ डेल। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट EF एंड VT दीज आर द पर फेज वैल्यूज, दीज आर व्हाट पर फेज वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और ये जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो लाइन करंट एंड फेज करंट बोथ द करंट्स आर गोइंग टू बी सेम, सो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द करंट, आइदर IA IL सब कुछ तो सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पावर फैक्टर दोनों का पता चल गया। अब इसमें और भी क्या अगर फाइंड कर सकते हो तो आप कर सकते हो। उसमें क्या अलग अलग क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकते हैं कि उसने इसका एक्साइटेशन बढ़ा दिया, एक्साइटेशन बढ़ाने की वजह से उसके रिएक्टिव पावर में कुछ चेंज आएगा, एक्टिव पावर तो चेंज होगा नहीं है, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको बस इन सब क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं थी, बस थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अल्टरनेटर के, क्योंकि उसमें बस प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें अगर आपको बहुत अच्छे से अगर स्कोर करना है अल्टरनेटर के जितने क्वेश्चंस हैं, आपका बस जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। आपको जो जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर के ऊपर आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आपको डील करते आने चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किस टाइप से करते आने चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे करना, कैलकुलेशन गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे फिर, और आपके आंसर जो होंगे बहुत ही सही आएंगे, आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। आई होप कि शायद आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।